तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 22, और ये हमारी यूनिट नंबर 5 है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि न्यूरल सिस्टम क्या होता है, न्यूरल सिस्टम किस टाइप से काम करता है, और क्यों जरूरत है एक एक सप्लीमेंट्री ऑर्गन सिस्टम की, क्यों जरूरत है एक एक हेल्पिंग ऑर्गन सिस्टम की अलॉन्ग विद द नर्वस सिस्टम, वो चीज हमने डिस्कस की थी। तो क्यों जरूरत है, क्योंकि फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है रिस्पॉन्स या एक्शन न्यूरल कोऑर्डिनेशन की हेल्प से, जबकि हमारे पास हर सेल तक वो पहुंचा हुआ नहीं है। हर सेल तक अगर सिग्नलिंग होनी हो तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स चाहिए, यानी कि केमिकल मैसेंजर्स चाहिए, यानी कि हार्मोन्स चाहिए। हार्मोन्स की क्लासिकल और करंट साइंटिफिक डेफिनेशंस पढ़ने के बाद वी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सारी ग्लैंड्स के नाम हमने पढ़े कहाँ कहाँ पर, और भी अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी जो हम जानते हैं, उसके अपार्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट भी प्रोड्यूस करता है हार्मोन को। हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ रहे थे, लोकेशन पढ़ा हमने, फिर फंक्शन पढ़ा हमने, ऐसा फंक्शन क्यों कर पाता है, जो जो न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा को संभालने का फंक्शन है, जो नर्वस सिस्टम और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का ब्रिज है, जो मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो ब्रेन का एक पार्ट होने के साथ साथ एक ग्लैंडुलर टिश्यू भी है। वो कौन है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है। सो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इसमें होती हैं, जिनका ग्रुप है, केवल मतलब कुछ सेल्स नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं और उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियाई। और ये न्यूरो जो रिलीज करता है वो ऐसे हार्मोन एक्ट करते हैं, तो हम उन न्यूरो को जो कि हार्मोन के जैसे एक्ट करते हैं उनको हमने कहा न्यूरो हॉर्मोन्स। ठीक है। दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन दियर फंक्शन। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई नया हार्मोन उनको रिलीज करवाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सिंथेसाइज हो चुका है, अब वहां से रिलीज करवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन, अदरवाइज इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनके एग्जांपल से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone, GnRH, stimulates the pituitary synthesis and release of gonadotropin। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन का रिलीज कॉज करेगा, जीएनआरएच। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन को। ठीक है। ड्यू टू दिस द पिट्यूटरी विल बी स्टिमुलेटेड to synthesize gonadotropin and ultimately release them. On the other hand, somatostatin, ये इनहिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल आ गया, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करने वाला कौन सा हार्मोन है हाइपोथैलेमस का? सोमेटोस्टैटिन। अच्छा, सोमेटोस्टैटिन को आप GHIH भी लिख सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और क्या लिख सकते हैं? GHIF, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये तो कम निकलना चाहिए सर, मतलब बॉडी में कोई भी कुछ भी चीज कम या ज्यादा नहीं, जितनी बैलेंस्ड रिक्वायर्ड जितनी है उतना निकलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी, एक्रोमेगैली हो जाता है, खली बन जाता है। ठीक है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है हमारे यहाँ की ये तो फायदेमंद है तो ज्यादा निकलना चाहिए, नहीं। एसिटाइल कोलाइन फायदेमंद है, ज्यादा निकल गया अगर अगर ज्यादा निकला तो हार्ट रेट डाउन पड़ जाएगा, डाउन चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। जैसे हम लोग आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आराम ज्यादा हो जाए तो हम सो जाएंगे ना भाई। काम कैसे होगा? ठीक है। और अगर आराम से ना बात करें, हाई नोट पे बात करें एक दूसरे से, एड्रेनलिन, तो भी काम नहीं होगा। तो बैलेंस चाहिए, वैसा है। अच्छा, इसको और स्पेसिफाई मैं कर दूं, क्योंकि क्योंकि ग्रोथ हार्मोन क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कॉज करवाता है, वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला फैक्टर कहते हैं। जहां पर भी फैक्टर आ जाए, एक और बात यहां पर डिटेल, जहां पर भी फैक्टर आ जाए वहां पर बायोकेमिकल नेचर हो जाएगा पेप्टाइड, जहां कहीं भी फैक्टर आ जाए। अच्छा,
अब बैक टू द टॉपिक कि GHRF और GHRH कहते हैं जो रिलीज करवाता है, ठीक है। तो इसलिए जो इनहिबिट करवाता है उसको कहते हैं GHRIH या GHRIF, ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, इस टाइप से भी लिखा हुआ आ सकता है। तो एक ही बात है, GHRF और GHRH, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम दियर नर्व एंडिंग्स। बहुत ही सिंपल सी एक बात कही है यहाँ पर, क्योंकि जिस टाइप से हर न्यूरॉन होता है, हर न्यूरॉन इसी टाइप से काम करता है कि वहां पर उसका एक साइटन होगा, साइटन से एक एक्सॉन निकला होगा, और एक्सॉन से फिर सिनेप्टिक टर्मिनल होगा, यहाँ पर डेंड्राइट होगा। तो यही बता रहे हैं कि ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक जो हॉर्मोन्स हैं, ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स कहाँ बन रहे हैं, साइटन में बन रहे हैं, उसके बाद एक्सॉन की हेल्प से ये आ रहे हैं, और यहाँ पर जो सिनेप्टिक एंडिंग्स हैं, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो जो सिनेप्टिक एंडिंग्स हैं, यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं यहाँ पर वेसिकल्स हैं, और ये वेसिकल्स जब फ्यूज हो जाती हैं तो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, These hormones reach the pituitary gland through, अब ये तो इन्होंने सिंपल सी बात बता दी कि नर्व एंडिंग से जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वैसे ये हार्मोन निकलते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचेंगे, ये है बात। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर होगा, एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि वो हार्मोन्स जो कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से निकलते हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं, फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को वो रेगुलेट करेंगे, पोस्टीरियर नहीं बोला, ठीक है। सर ये पोर्टल बोला इन्होंने, तो ये क्या वैसा ही है जैसा हिपैटिक पोर्टल है? अभी बता दें, अभी इसी को एक्सप्लेन करें। हमारी बॉडी में कितने पोर्टल सिस्टम होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था जब हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड एयर सर्कुलेशन डिस्कस किया था। आपकी बारी आ गई, अब रिकॉल करके बताएं। सर वही हेपेटिक और रीनल। हिपैटिक होता है, रीनल होता है और हाइपोफिजियल होता है, ठीक है। 3 पोर्टल सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में नहीं, लेकिन 3 पोर्टल सिस्टम टोटल होते हैं। कौन कौन से? हिपैटिक होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, जो हमारे इंटेस्टाइन से और स्टमक से और स्प्लीन से ड्रेनेज लेकर आता है, कहां तक, हिपैटिक। हिपैटिक वर्ड किसके लिए? लिवर के लिए, ठीक है। तो स्टमक से और स्प्लीन से और इंटेस्टाइन से लेकर आ रहा है कहां पर, लिवर में, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल, पोर्टल तो जानते ही हो, एवेंजर तो सबने देखी होगी, ठीक है। पोर्टल, पोर्टल मतलब क्या होता है कि बाईपास कर देना लार्ज डिस्टेंस को और डायरेक्टली कहीं और सीधे चले जाना, ठीक है। तो वेन्स हमेशा वेना केवा में जाती है, वेना केवा से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट, हार्ट से तब जाएगा कहीं और। लेकिन अगर वेना केवा में ना जाकर वेन किसी और ऑर्गन में डायरेक्टली चली गई तो हम उसको क्या कहेंगे, पोर्टल वेन। जहां जा रही है उसके नाम पे उसका नाम हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल वेन, और सिस्टम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल यानी कि किडनीज में जाने वाला वेनस ड्रेनेज, ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम। और ये होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल मतलब, हाइपोफाइसिस बोलते हैं एंटीरियर, मतलब पिट्यूटरी को हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। तो ये पोर्टल सिस्टम कहां जा रहा है, पिट्यूटरी में, तो इसका नाम क्या हो गया, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। तो यानी कि ये आप देख रहे हो यहां पर, विजिबल है ना क्लियरली, ठीक है। यहां पर हाइपोथैलेमिक आर्टरीज, आर्टीरियोल्स हैं जिन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लिया, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं अब पोर्टल वेन की हेल्प से एंटीरियर पिट्यूटरी में आ गए, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर एक्सोनल कनेक्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जरूर एक्सोनल कनेक्शन है। ये देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के एक्सॉन सीधे सीधे आ रहे हैं, और उनकी नर्व एंडिंग्स कहां पर है, पिट्यूटरी यानी इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी में है, ठीक है। यानी कि यहां का जो ब्लड सप्लाई है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का,
उसको डायरेक्टली मिल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन्स। कैसे? क्योंकि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के जो एक्सॉन है वो डायरेक्टली आ रहे हैं, जबकि यहां पर यही एंड हो गए, दिख रहा है, इधर एंड हो गए तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां होंगे तो यहां से यहां आएंगे, कैसे? पोर्टल सिस्टम से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कैसे आते हैं हाइपोथैलेमस के जो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से आते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। अभी जो हमने देखा था कि न्यूरॉन सीधे सीधे आ रहे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वो। इज दिस क्लियर? हाइपोथैलेमस क्लियर हो गया? ठीक है, क्या क्या हेडिंग आएगी इसमें? लोकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ हार्मोन, एग्जांपल्स, कनेक्शन टू पिट्यूटरी। दोबारा बता रहा हूं, लिख लो, क्या क्या आएगा? लोकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ हार्मोन्स, एग्जांपल्स, और उसके बाद फिर कनेक्शन विद पिट्यूटरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर है ये ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यानी कि न्यूक्लियाई। या हाँ बेटा, हाइपोथैलेमस में यही होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई के ग्रुप्स होते हैं हाइपोथैलेमस में। द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में लोकेटेड होता है। ठीक है, एक बोनी कैविटी है सेला टर्सिका, वहां पर ये लोकेटेड है। हमने, आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि सेला टर्सिका क्या होता है और ये कहां पर होता है। हेलो, जब आप स्कल के मतलब बोन्स वगैरह समझा रहे थे तब कराया था। हाँ, कौन सी बोन थी? वो बटरफ्लाई वाली। क्या नाम था? होती है इधर से। स्फिनॉइड। वही थी, स्फिनॉइड वही है, ये वाली। हाँ, ये वाली। ये वाली बोन थी। तो अब हम ये सामने से देख रहे हैं। ठीक है, हम ये सामने से देख रहे हैं। अब इसको हम घुमा रहे हैं। ठीक है, इसको हम घुमा रहे हैं, बस यहां तक घुमाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लेटरल व्यू देख रहे हैं। अब इसको हम सीधा कर लें तो ये एक जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। ये देखो, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, ये डिप्रेशन है सेला टर्सिका। ठीक है, तो इस डिप्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है, फिट हो जाती है। ठीक है, तो सेला टर्सिका एंड इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। स्टॉक मतलब वही कनेक्टिव टिश्यू टाइप, ये स्टॉक है इसका। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनो यानी कि एंटीरियर की बात हो रही है, न्यूरो यानी पोस्टीरियर की बात हो रही है। एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब एडिनोहाइपोफाइसिस में दो हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये बहुत हल्की सी एक लाइन यहां पर आप खींच सकते हो बेटा, ये होगा पार्स इंटरमीडिया। यहां पर एक हल्की सी लाइन खींच सकते हो। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया यानी कि बीच में है। एडिनोहाइपोफाइसिस ये पूरी की पूरी एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया एक थिन लाइन है यहां पे। ठीक है, ये हमारे अंदर केवल एक दो हार्मोन ही रिलीज करता है, थिन सेक्शन है। और ये वाला जो है, ये है पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा।
अब पार्स डिस्टेलिस को कह रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी केवल पार्स डिस्टेलिस वाला रीजन होता है, पार्स इंटरमीडिया जो है वो मिडिल पिट्यूटरी है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर में नहीं आएगा, वो एडिनो हाइपोफाइसिस में आएगा, कोई मीडियो हाइपोफाइसिस नहीं है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस है। एडिनो में पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा है, पार्स डिस्टेलिस को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। सर ये जो पार्स वो पहला वाला है, ये तो एंटीरियर पोस्टरी मतलब पिट्यूटरी इसमें नहीं आता है, इसको बोलते हैं ना ये तो। सो फिर एरो क्यों लगाया हमने, स्लैश डाल के नहीं लिख सकते? हाँ हाँ वैसे भी हो, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वैसे भी लिखा। हार्मोन एक एक करके उसके नीचे लिख लीजिए, GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH। किसके नीचे? एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो है पार्स डिस्टेलिस, उसमें लिख लो GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH। GH ग्रोथ हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। ACTH ऐसा हार्मोन जो कि एड्रिनो कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला दो चीजें होती हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा या एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ मूव करेगा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कनेक्टेड है। FSH भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। LH और FSH दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं आप क्या? क्या? गोनेडोट्रोपिन। ट्रोपिन। These are gonadotropins. Gonadotropins means what? गोनेडोट्रोपिन्स Moving गोनेड्स को towards स्टिमुलेट करने वाला। gonads. Moving towards gonads. Gonadotropin. जैसे एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ मूव करने वाला। पार्स इंटरमीडिया, वहां पर लिख लीजिए MSH। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with the pars distalis, इसलिए कहा कि बहुत थिन लाइन बनाना। Neurohypophysis, pars nervosa, also known as posterior pituitary, stores and releases important stores. नीट का क्वेश्चन का पॉइंट, stores and releases, two hormones। यहाँ पर स्टोर भी होते हैं, बाकी उधर एंटीरियर पिट्यूटरी में स्टोर नहीं हो रहे थे, यहाँ स्टोर भी होंगे और रिलीज भी होंगे। स्टोर एंड रिलीजेस, टू हार्मोन, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ये अफेक्शन वाला हार्मोन। वासोप्रेसिन बताओ जरा, वासोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं आप चैप्टर, इसीलिए मैंने कहा चैप्टर पढ़ो। ADH ADH नाम है, ADH। ADH फुल फॉर्म बताओ। एंटी डाययूरेटिक। लिख भी दिया मैंने, देख पढ़ के बता रहे हो। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस नहीं होने देगा, एंटी है उसके। डायूरेसिस क्या? एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस यूरिनेशन होने से बचाएगा। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना? कैसे बचाएगा? वासोप्रेसिन करके। वासोप्रेसिन मतलब, वासो मतलब वैस्कुलैरिटी, ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब कंप्रेस करना। तो आप किसी भी पाइप को कंप्रेस करोगे तो उसका ल्यूमन क्या होगा? कम हो जाएगा। ल्यूमन कम होगा तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ओवरऑल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से भले ही वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल पर यूनिट टाइम जो ब्लड की प्रेजेंस थी उस ब्लड वेसल में वो कम हो जाएगी। इसलिए ऐसा एकदम से आता है माइंड में कि वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। अगर एक्चुअल ब्लड फ्लो की डेफिनेशन वाइज कहें, पर यूनिट टाइम जो प्रेजेंस ऑफ कंटेंट है इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा। एक जगह बहुत कम टाइम के लिए ब्लड रुकेगा क्योंकि ब्लड की वेलोसिटी तेज हो गई। ठीक है, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो GFR भी कम होगा, GFR कम होगा तो कम यूरिन बनेगा। ऐसा है। ठीक है, बाकी वो चैप्टर जब हम रिवाइज करेंगे तब करेंगे। ऐसे अजीब से चेहरे मत बनाओ। एंटी डाययूरेटिक है क्यों? क्योंकि क्या करता है? वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। से चेहरे
हाँ कि नहीं सर हमने आता, याद है हमें, समझ में आता, याद है हमें, याद है, चलो ठीक है, समझ में आ गया सब। गुड गुड गुड। इतने भी बुद्धू नहीं है हम। इतने इतने भी नहीं है, कहने का मतलब क्या है? कुछ हैं। हाँ हैं? अच्छी बात है, बुद्धू होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुद्धू लोग ही कुछ सीख सकते हैं, बाकी समझदार तो अलग ही है। पहली समझदार। किसी भी चीज को जानने के लिए पहले उसको नहीं जानना जरूरी है। मतलब क्या हुआ कि जब आप कहीं पर गए हुए हैं कुछ सीखने के लिए, तो पहले ये मान जाइए कि आपको नहीं आता, तब तो दूसरा बताएगा। ठीक है, वो वाली बात। Which are actually synthesized by hypothalamus and transported axonally। क्या मतलब गजब लैंग्वेज यूज की है एनसीईआरटी में ना। They are transported axonally to neurohypophysis। ये देखो ऊपर डायग्राम, ये वाला देखो, एक्सॉन की हेल्प से ही तो इस हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन यहां पर आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, ओके। मैं चाहूंगा आप इसको सर्कल कर लो, और सर्कल करके यहां पर लिख लो इनफंडिबुलम। इसको एनसर्कल कर लो, और एनसर्कल करने के बाद यहां पर आप लिख लो इनफंडिबुलम। हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा था कि इन्होंने बोला एक्सोनली, वरना पहले क्या डेंड्राइट से होता था? नहीं, पहले आता था पोर्टल सर्कुलेशन से। नहीं मतलब बाकी एक्सोन में, बाकी न्यूरॉन में। अजीब सा है। एक तरफ पोर्टल सर्कुलेशन से आ रहा है, दूसरी तरफ एक्सोन से आ रहा है, तो डेंड्राइट कहां से आ गया? हम कंपेयर दो चीजों में कर रहे हैं, तो एक तरफ आ रहा है पोर्टल सिस्टम से, दूसरी तरफ आ रहा है एक्सोन से। ठीक है, समझ गया। यहां पर डेंड्राइट की बात ही नहीं है। हाँ, तो चलो ये हो गया कंप्लीट। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे सेला टर्सिका में है लोकेशन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कनेक्शन कैसे? स्टॉक से। ठीक है, तीसरी बात, डिवीजन किसमें? एडिनो और न्यूरो में। चौथी बात, एडिनो जो है वो पार्स डिस्टालिस पार्स मीडिया में आता है। ठीक है, पांचवी बात, पार्स डिस्टालिस को ही हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। सिक्स्थ पॉइंट, GH PRL TSH ACTH LH FSH। सेवंथ पॉइंट, LH FSH को ही हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन। एट्थ पॉइंट, इंटरमीडिया से MSH सिक्रीट होता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा नैरोड है, मर्ज्ड है लगभग पार्स डिस्टालिस में। नाइन्थ पॉइंट, नर्वोसा से जो रिलीज होते हैं न्यूरॉन, वो नर्वोसा में बनते ही नहीं, क्वेश्चन का पॉइंट है। वो कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमस में। कैसे आते हैं? एक्सोनल से। ये 10 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक एक करके हम देखेंगे कि इन हार्मोन्स का क्या है। ओवर सिक्रीशन ऑफ GH। GH क्या है? ग्रोथ हार्मोन। तो क्या केवल एडल्टहुड तक बनेगा? नहीं, पूरे लाइफ लॉन्ग बनता रहता है। फ्लक्चुएटिंग इसका वो है। फ्लक्चुएटिंग क्या है? पहले इंक्रीज है, बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। ओवर सिक्रीशन ऑफ GH, अगर GH ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, तो स्टिमुलेट एब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू gigantism, and low secretion of GH result in stunted growth resulting in pituitary dwarfism। 3 4 5 6 लाइनें छुटेगी आपकी लाइन एनसीईआरटी में। एक एक लाइन पढ़ेंगे, पढ़िए जी। Excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in the severe disfigurement, especially known as एक्रोमेगाली। acromegaly. तो आप क्या लिख लो? जाइजेंटिज्म लिख लो कि चाइल्डहुड में। अगर चाइल्डहुड में होगा तो हम क्या कहेंगे? जाइजेंटिज्म। और अगर हो गया इन एडल्टहुड, इन एडल्ट्स, उसको कहेंगे एक्रोमेगाली। बिफोर प्यूबर्टी हो जाए तो जाइजेंटिज्म। अच्छा, ये तो हो गई 2 लाइन। फिर which may lead to serious complication ठीक, and premature death if unchecked. The disease is hard to diagnose in the early stage and often goes undetected for many years until changes in external feature become noticeable.
तो इसका ये मसल मास वगैरह से भी रिलेशन है क्या कुछ? हाँ तभी हाँ, तो बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तीनों के ही मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है, पूरी बॉडी की ग्रोथ रिपेयर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को गवर्न करता है, कैल्शियम आयन से भी रिलेटेड है। जी। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं, इजेक्शन की बात नहीं कर रहे। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। टीएसएच की बात करते हैं, टीएसएच खुद ही बोल रहा है कि वो क्या करेगा, क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, क्या करने में? थायराइड हार्मोन बनाने में, ठीक है। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। एसीटीएच क्या नाम? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ मूव करने वाला जो हार्मोन है वो क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सी कैटेगरी के हार्मोन्स रिलीज करवाता है ये? स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। एग्जांपल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तीन कैटेगरी यहां पर होती हैं, यहां पर केवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताया है, तो उतना ही लिख लो आप, अगर नई एनसीईआरटी में और ना दिया हो तो, ठीक है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस और सिक्रीशन, जो कि कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखो नाम भी क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन से निकलने वाले ऑइड, ऑइड मतलब स्टीरॉयड, और किससे रिलेटेड है? ग्लूकोज से, ओके, ठीक है। तो ये हो गया स्टेरॉइडल है, कॉर्टिकल है और ग्लूकोज से रिलेटेड है। एलएच एंड एफएसएच की बात करते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं, गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेंगे, नाम भी यही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है, ग्राफियन फॉलिकल की रप्चरिंग, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, ये तीनों ही इंटरडिपेंडेंट और कॉन्सिक्यूटिव चीजें हैं, ठीक है। तो LH और FSH की बात हो गई। गोनेडोट्रोपिन मेल्स में अगर हम LH की बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं? ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों बताओ क्यों? वो सेल के अंदर वो कौन से होते हैं, वो एंड्रोजन करता है तो? सर वो नहीं सिक्रेट बेटा, करने बिल्कुल बिल्कुल ही स्ट्रेट सोचा करो। ICSH क्यों बोलेंगे इसको? बिकॉज इट इज अ हार्मोन that is stimulating what? Interstitial cells. It is a hormone that is stimulating interstitial cell, इसलिए ICSH बोलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट। इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स का अब एक और लेवल आ जाओ, लिडिज सेल्स बोलते हैं, लिडिज सेल्स। हाँ याद आया, यही तो सेल थी वो। सर्टोली सर्टोली याद आ रहा था, लेडिंग याद नहीं आया। सर्टोली तो हाँ, हाँ, उसके सर्टोली बगल तो नहीं में होता है, आसपास ही होता है, बगल में। ठीक है। तो in males LH stimulate the synthesis and secretion of hormone called androgen from testes. In males FSH and androgen regulate spermatogenesis. ये जो एंड्रोजन निकलेंगे LH की वजह से, ठीक है। और लीडिंग एंड्रोजन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉन। from testes. In males FSH and androgen regulate spermatogenesis. यानी कि FSH along with androgen ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। इन फीमेल्स की बात करें, अगर LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया, फुली मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलेंगे आप? ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, पहली बात। दूसरी बात, मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर की वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। उसके बाद LH के एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की जब तक अवेलेबिलिटी रहेगी तब तक कॉर्पस ल्यूटियम वहां पर मेंटेन रहेगा।
तब तक मेंटेन रहेगा। LH डाउन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होता है और तभी प्रोजेस्टेरॉन भी चला जाता है डाउन, और तभी फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है इस टाइप से। FSH स्टिमुलेट क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या करेगा? ओवेरियन फॉलिकल, ये यहां से ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो नंबर 1 क्या था? GH ग्रोथ हार्मोन। एक्रोमेगेली, जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म। एक्रोमेगेली आफ्टर प्यूबर्टी इन एडल्ट्स, जाइजेंटिज्म बिफोर प्यूबर्टी इन चिल्ड्रन, और ड्वार्फिज्म भी इसी टाइप से है। ये स्टंटेड ग्रोथ का है, लो सिक्रीशन का। जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगेली हायर सिक्रीशन के हैं। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड का जो ग्रोथ है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम है, यानी जो सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टिश्यू है उसकी फंक्शनिंग। हाँ, अगर ऐसे आ जाए तो भी होगा, आंसर यही होगा। जो सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं, ठीक है, ओके, एल्वियोली कहते हैं, वहां पर कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर, और एक और लेवल ऊपर जाके अगर बोले तो कौन से टाइप की ग्लैंड? मेमरी ग्लैंड में कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर। तो वैसी जो ग्लैंड्स हैं उनके सिंथेसिस में और फंक्शनिंग में। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला। LH FSH गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, मेल में एंड्रोजन, LH से FSH और एंड्रोजन मिलके फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में LH से ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस, और FSH से ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक, ये किसकी बात हमने की अभी? ये हमने की पार्स डिस्टालिस की बात। अब हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो पार्स इंटरमीडिया में देखें, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ऐसा हार्मोन जो मिलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करे। मिलेनोसाइट क्या होते हैं? मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स, पिगमेंटेड सेल्स, जिसकी वजह से स्किन में पिगमेंटेशन होता है, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो कहां पर, किस ऑर्गेनिज्म में, मतलब किस ऑर्गेनिज्म यानी कि किस ह्यूमन बीइंग में किस लेवल पर ये MSH रिलीज हो रहा है, उसी के बेसिस पे स्किन पिगमेंटेशन होगा। अब आ जाते हैं हम पार्स नर्वोसा पे। ऑक्सीटोसिन, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। टारगेट क्या है? स्मूथ मसल्स, काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल्स में क्योंकि स्मूथ मसल्स, एडिशनल स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम। पॉलीजेनिक इफेक्ट याद आ गया, ये करता था, यही तो था वो। कौन सा इफेक्ट? पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इफेक्ट, वो जेनेटिक्स वाला। ये कहां से आ गया? पॉलीजेनिक इफेक्ट यूट्रस में मायोमेट्री में कहां से आ गया? मैंने तो नहीं सर, मैं मिलानिन को उससे कनेक्ट कर करा। अच्छा, मिलेनिन को कर रहे हो? हाँ, 3 सेट्स होते हैं ABC वाले ना। हाँ वही वही वही। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा। सर सर जो वो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी तो यूट्रस वो होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी यही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अब आ जाए वासोप्रेसिन पे। एक्ट मेनली ऑन द किडनी। वासोप्रेसिन का टारगेट कौन है? किडनी। क्या स्टिमुलेट करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीसॉर्प्शन लिख रखा है, बात वही है। वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट बाय DCT एंड देयरबाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यहां पर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई वासोप्रेसिन इज नोन एज ADH। बताओ क्या एंटी हार्मोन। यस तो कहते हैं? सर, क्योंकि वो एक्सेस यूरिनेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है वैसोप्रेसिन का रिलीज। कैसे? सर को वो होता है ना, वासो कंस्ट्रिक्शन से ल्यूमेन कम हो जाता है, तो सर ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, तो सर फिर वो कम आएगा ना उसमें, तो कम यूरिन रिलीज होगा, कम क्या मलेरिया आएगा? कम। सर मतलब वो जो किडनी का काम कर, जो भी किडनी काम करती है, ऐसे जो भी किडनी काम, अरे सारी मतलब सर चीजें पढ़ा हुआ सही है बताइए, एक तो स्टेप सही वो। बता नहीं रहे।
कैजुअल ले रहे हो, कैजुअल ले रहे हो। अभी जो पढ़ा है, कहाँ है भाई? अभी तो जो पढ़ा है हमने वो तो बताओ, पिछले वाला बता रहे हो। अभी हमने पढ़ा कि ये किडनी को स्टिमुलेट करके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करता है डीसीटी से। हाँ। वो तो वासोप्रेसिन का काम हो गया एक, ठीक है। एडीएच जो है वो एक तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। अदरवाइज इसको एडीएच बोल देते या तो वासोप्रेसिन बोल देते, दोनों बोल रहे हैं। तो इसका जो है ड्यूअल अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है इसका कि वो वासोप्रेसिन वाला, वासो कंस्ट्रिक्शन करके जीएफआर कम कर देगा, ब्लड आएगा ही कम तो फिल्टर ही कम होगा, फिल्टर ही कम होगा तो फिल्ट्रेट ही कम बनेगा, ठीक है। तो एक तो वो वाली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि जितना भी फिल्ट्रेट अब बन रहा है उसमें से भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जा रहा है। कैसे? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ केवल डीसीटी लिखा है, हमने पढ़ा है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट एडीएच दोनों पे काम करता है। एल्डोस्टेरॉन केवल डीसीटी पे काम करता है, एल्डोस्टेरॉन केवल डीसीटी पे काम करता है, सोडियम आयन डिपेंडेंट वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, जबकि एडीएच कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी दोनों पे काम करता है। एक्वापोरिन से रिलेटेड इसका मैकेनिज्म होता है, वाटर को सोडियम इंडिपेंडेंट फॉर्म में ये रीअब्सॉर्ब करवाने में हेल्प करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड द this ADH. Okay. Thyroid gland, two lobes located on either side of trachea. एक लोब इस तरफ, एक लोब उस तरफ, इंटरकनेक्टेड बाय isthmus. isthmus क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप है, ये रहा। यहां पर आप यहां लेबल कर सकते हो ऐसे करके, दिस इज isthmus, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप। और ये कहां है? ये वेंट्रल है बेटा। पीछे की साइड क्या है? ये वाला। पीछे की साइड देखोगे तो चारों कॉर्नर्स पे, लगभग चारों कॉर्नर्स पे यहां पर मॉडिफाइड टिश्यू है जिसको हमने कहा है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, इसका स्ट्रक्चर भी थायराइड से अलग है और इसकी वैस्कुलैरिटी भी थायराइड से अलग है। इसकी अलग आर्टरी है, इसका जो मतलब जो ब्लड सप्लाई है इसकी अलग है। तो यहां पर आ जाए वापस से थायराइड में। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। जो है क्यूबॉइडल सेल्स है वहां पर, ठीक है। तो क्यूबॉइडल सेल्स फॉलिकल्स बना रहे हैं, यानी कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड है, ठीक है, और उसके बाहर भी फ्लूइड है और टिश्यू है। तो ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी, ठीक है। और ये दो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। एक है हमारे पास T4 ही थायरोक्सिन कहलाता है, यही एक्टिव फॉर्म है। और T3 भी बनाते हैं। T3 को T4 में कन्वर्ट होना होता है लिवर वगैरह में, ठीक है। तो जो एक्टिव फॉर्म है थायरोक्सिन जिसको हम बोलते हैं मेन, वो T4 होता है। ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। टेट्रा में 4 आयोडीन होंगे, ट्राई में 3 होंगे ऑब्वियस। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। डेफिशिएंसी से हो जाता है हाइपो, ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर। तो हाइपो रिजल्ट करता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड में, कॉमनली जिसको गॉइटर कहते हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ तो इसको, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अगर हाइपो हो गया तो मतलब ये एक जनरल डिफेक्ट भी हो सकता है और एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो हम इसी को कहते हैं हाशिमोटोज थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस, आइटिस मतलब क्या? आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। जैसे हेपेटाइटिस होता है लीवर का। हाँ, इन्फ्लेमेशन वर्ड आना चाहिए तुरंत, इन्फ्लेमेशन। तो थायरोडाइटिस यानी कि थायराइड का इन्फ्लेमेशन। क्यों? क्योंकि इंजरी हुई है। इंजरी किसकी वजह से हुई है? बाहर से कोई पैथोजन आया? नहीं, बॉडी ने ही एंटीबॉडी बना दी किसके अगेंस्ट? थायराइड फॉलिकल्स के अगेंस्ट। तो इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वहां पर T3 T4 नहीं सिक्रीट हो रहा है। या जनरल डिफेक्ट हो सकता है, तो उसमें क्या होगा? डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म क्या होता है? सुन नहीं पाया इसलिए बोल नहीं पाया, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं, बाकी बोलने का और कोई मैकेनिज्म हमारे बॉडी में है ही नहीं। एप्रिशिएशन एंड एनकरेजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट एंड
so ground rooted in our parents, in our society. तो डीप म्यूटिज्म की बात हम कर रहे हैं, तो लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं, फीचर्स। एडल्ट विमेन की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इररेगुलर। देखो जो थायराइड वो है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन जैसा है ना। कार्बोहाइड्रेट फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, जिसको हम सीपीएफएम बोलते हैं, सीपीएफएम कंट्रोल करता है ये, ठीक है। बाकी बॉडी की जो जनरल ग्रोथ है, रिपेयर है, रीजनरेशन है टिश्यूज का, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मायोमीट्रियम जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होने से जो एंडोमीट्रियम शेड हो गई है तो उसके रीजनरेशन में भी रोल होगा, ठीक है। तो वो रोल अगर इरेगुलर हो गया है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो सकती है। ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल, हाइपर हो सकता है। कैंसर हो जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल सेल्स होंगी, तो मल्टीपल सेल्स होने की वजह से जीन एक्सप्रेशन भी करेंगी वो सेल्स, जीन एक्सप्रेशन करेंगी तो वहां पर हार्मोन बनेंगे। जितनी सेल्स होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है, तो जितना हार्मोन बनना चाहिए था उससे ज्यादा बनेगा कैंसर या नोड्यूल के केस में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल या कैंसर के केस में रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बढ़ जाता है, एबनॉर्मली हाई लेवल पे चला जाता है, जिससे बॉडी की जो वो है क्या फिजियोलॉजी, वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है। एडवर्सली अफेक्टेड होने में फिर बाकी आप पैकेज देखकर और इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इडिमा हो जाएगा, ठीक है, जिसको हमने एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर कहा था। तो यहाँ पर हमने देख लिया थायराइड ग्लैंड, दो लोब्स होते हैं, ईस्ट साइड ऑफ ट्रैकिया पे होते हैं, आगे से यानी वेंट्रल साइड से देखें तो इस्थमस होता है, पीछे नहीं होता है, पीछे पैराथायराइड ग्लैंड हमें दिख सकती हैं, और यहाँ थायराइड फॉलिकल्स होंगे, और फॉलिकल्स की जो सेल्स होती हैं वो बनाती हैं क्या, T3 और T4। T4 होता है मेन थायरोक्सिन टेट्राहाइड्रोथायरोनिन वाला, आयोडीन एसेंशियल है। अगर कम हुआ तो हाइपो होगा, गॉइटर, जिसमें कि बच्चों में क्रिटिनिज्म हो सकता है, और अगर ये मतलब जो एडल्ट विमेन है वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर चांसेस होते हैं। अगर हाइपर हो गया तो बॉडी की फिजियोलॉजी अकॉर्डिंगली एडवर्सली अफेक्ट होती है। कैसे हो सकता है, ड्यू टू कैंसर या फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। एक्सेस सिग्नलिंग हो जाने की वजह से नोड्यूल बन जाएगा, और कैंसर तो खैर कैंसर है ही। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। हाँ जी सर नई वाली में दे रखा है एक्सोथेल्मिक गॉइटर, ये 3 लाइन का दे रखा है, गुड गुड, मैं रीड करता हूँ। पढ़ो। ये एक्सोथेल्मिक गॉइटर इज a form of hyperthyroidism characterized by enlargement of thyroid gland, protrusion of the eye, increased basal metabolic rate, weight loss, also called Graves' disease. यहाँ पर क्यों होगा, कैंसर की वजह से या नोड्यूल की वजह से, ठीक है। और हाइपो में गॉइटर इसलिए होगा क्योंकि बॉडी को लगता है T3 T4 नहीं है, लेकिन बॉडी के पास आयोडीन नहीं है। बॉडी के पास है क्या, है क्या नहीं, आयोडीन, और बॉडी को लगता है T3 T4 नहीं बन रहे हैं तो और ग्रोथ करवाओ। ग्रोथ तो और हो जाती है लेकिन रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, तो T3 T4 अब भी नहीं बनता। T3 T4 नहीं बनेगा तो सिग्नलिंग जाएगी और वहां से TSH और रिलीज करेगी बॉडी, ठीक है। मतलब कि TSH RH रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, फिर TSH रिलीज होगा पिट्यूटरी से, TSH यहां पर आके और ग्रोथ करवाएगा थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की तो ग्रोथ होती जा रही है लेकिन T3 T4 नहीं बन रहा तो वहां निगेटिव फीडबैक नहीं जा रहा, जिसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं T3 T4 का, ठीक है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पर। तो वो हो नहीं पा रहा तो TSH तो रिलीज होता जाएगा तो यहाँ पर गॉइटर हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी कि क्या, दूसरा नाम बताओ, इरिथ्रोपोएसिस, CPFM आ गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन, या केवल कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं, केवल कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। और ये अलग से कहने का क्या मतलब हुआ कि थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन, क्योंकि T3 और T4 प्रोटीन हार्मोन नहीं है। T3 और T4 प्रोटीन हार्मोन थोड़ी है। टायरोसिन से बनता है थायरोक्सिन, टायरोसिन होता है अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है T3 T4,
जबकि थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, प्रोटीनेशियस हार्मोन, इसलिए यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को ये रेगुलेट करता है, कौन, कैल्सिटोनिन, अलॉन्ग विद पैराथ हार्मोन पीटीएच। तो पीटीएच और टीसीटी इनका इंटरप्ले होता है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने हाइपोथैलेमस कंप्लीट करके पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, जिसमें कौन कौन से थे, जीएच, पीआरएल, एसीटीएच, टीएसएच, एफएसएच और एलएच, एमएसएच न्यूरो हाइपोफाइसिस के, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। पाइनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन, डायर्नल रिदम, और थायराइड ग्लैंड का T3 एंड T4। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है।